नमस्कार दोस्तों। कहते हैं कोई बदले या ना बदले, हमें खुद को बदलना होगा और आग बरसेगी मगर घर से निकलना होगा। अगर आप चमकाना चाहते हैं अपनी जिंदगी को सूरज की तरह, तो सबसे पहले सूरज की तरह जलना होगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने कार्यक्रम मैंने अनुभव से सीखा के माध्यम से आपको समाज के तमाम उन योद्धाओं से मिलाते रहते हैं जो अलग-अलग क्षेत्र में काम करते हुए अपनी एक पहचान बना चुके हैं। आज वो व्यक्ति से व्यक्तित्व बन चुके हैं और समाज को एक सकारात्मक दिशा में ले जाने का लगातार काम कर रहे हैं। तो आज हमारे बीच में एक शख्सियत मौजूद हैं जो कि लोगों को यूपीएससी की तैयारी कराकर उनके जीवन को बदलना, उनके व्यक्ति के जो उनका जीवन है, जो उनका व्यक्तित्व है, उसको निखारना, ये कार्य आज करते रहे हैं। श्री अनमोल जी आज हमारे बीच में हैं। आज उनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई भी अभ्यर्थी यूपीएससी की तैयारी करना चाहता है, तो उसे किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, कहाँ से करनी चाहिए, क्या किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे-कैसे भ्रम समाज में हैं इसको लेकर के, उनसे कैसे बचना भी चाहिए, इन सब बातों को लेकर हम उनसे बात करेंगे। अनमोल जी, आपका बहुत-बहुत आभार। आज आपने यहाँ कार्यक्रम में समय दिया और हम चाहते हैं कि सबसे पहले हम लोग जानना यही चाहेंगे कि आज का जो ये यूपीएससी की तैयारी हो रही, तो एक हम लोगों के टाइम पर तो यही था कि लोग कहते थे कि ये कुछ चंद लोगों के लिए बनी है हुँ, और उसका दायरा ही अलग था। हुँ, लेकिन अब एक प्रचलन में आया, तैयारियां तो शुरू हो गई, जगह-जगह से लोग गांव शहर से वहां पर आ रहे हैं। लेकिन इसी के साथ-साथ में नीट और जेईई, हुँ, इस तरीके की तैयारी को जो है थोड़ा करियर ओरिएंटेड ज़्यादा मान लिया गया है कि लगभग हर गार्जियन चाहता है कि हमारा बच्चा नीट में जाए या इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए। लेकिन यूपीएससी की तरफ थोड़ा उतना ज़्यादा रुचि सभी लोग नहीं दिखा रहे हैं। क्या करियर का केवल वही एक ज़रिया रह गया है? हुँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। अ, मोटे तौर पर देखा जाए तो करियर के तौर पे आज से पिछले मतलब 30-40 साल में इंजीनियर या डॉक्टर उसने अपने आप को सामाजिक तौर पर स्थापित कर लिया है कि हमको अपने बच्चे को आईआईटी की तरफ हुँ, ले जाना है या किसी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस कराना है। तो सामाजिक स्वीकार्यता की तरह दृष्टिकोण से कहें या फिर कितना ज़्यादा लोग आराम से आईआईटी में या नीट में सेलेक्ट हो सकते हैं, उस हिसाब से देखें तो समाज में ये लगभग लगभग स्थापित हो चुका है पिछले काफ़ी समय से। सिविल सर्विस के मामले में अभी भी कुछ बहुत तरह के भ्रम हैं, जिस कारण से समाज में तैयारी के तौर पर पेरेंट्स का खास तौर पे थोड़ा सा संदेह की तरह से देखते हैं उसको, हुँ, या उसको मानते हैं कि शायद बहुत ज़्यादा रिस्की काम है। हुँ, सिविल सर्विस तैयारी अपने आप में राजा रंक बनने वाला मामला है कि पता पता नहीं, मतलब हम तैयारी करें, बच्चे को कराएं, मगर असफल हो जाए तो क्या हुँ, होगा। हुँ, तो कहीं न कहीं बहुत तरह के भ्रम, बहुत तरह के मिसकंसीव्ड नोशंस कह सकते हैं। उस कारण से अभी सिविल सर्विस तैयारी को लेकर के जो एक फाउंडेशन वाला तरीका है, जो आम तौर पे जैसे नीट और जेईई में क्या है कि बच्चे को कई बार 8th-9th क्लास से ही सोचने लगते हैं कि हाँ, हमको अपने बच्चे को 4 साल बाद नीट की तैयारी या जेईई की तैयारी के लिए ले जाना है, जेईई का एग्ज़ाम दिलाना है, तो अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, उसकी फाउंडेशन कुछ कहीं न कहीं शुरू करा देनी चाहिए। उस तरह वाली बात सिविल सर्विस के साथ नहीं हो पा रही है। हुँ, कुछ गार्जियंस ऐसे हैं, खासतौर पे जो 2G एस्पिरेंट्स होते हैं, ऐसे बच्चे जिनके माँ-बाप ने भी ठीक-ठाक तैयारी हुँ, की रही हो, हुँ, सफल हुए हैं या असफल हुए हों, मगर कम से कम सिविल सर्विस तैयारी को फर्स्ट हैंड हुँ, एक्सपीरियंस किया उन्होंने। तो वो तो कई बार सोचते हैं कि हाँ, अपने बच्चे को हमको सिविल सर्विस तरफ ले जाना है, मगर उनके दिमाग में भी बहुत तरह के भ्रम हैं। हुँ, जैसे एक बड़ा बेसिक सा भ्रम है कि बच्चे को 12वीं तक की पढ़ाई हर हालत में पीसीएम या पीसीबी वाली ही करानी चाहिए हुँ, या कॉमर्स करा देना चाहिए। हुँ, ह्यूमैनिटीज की तरफ आमतौर पर ये अभी भी चल रहा है कि हुँ, शायद बच्चा पढ़ने बहुत अच्छा नहीं है, या फिर शायद उसको मैथ्स से और बायो से डर लगता है, हुँ, तो हमको ह्यूमैनिटीज की तरफ ले जाना चाहिए, मानविकी विषयों की तरफ ले जाना चाहिए। अदरवाइज अभी ज़्यादातर ये है कि बच्चे में 12th तक की पढ़ाई के मामले में तो पूरी तरह से पीसीएम पीसीबी या कॉमर्स की तरफ ले जाना चाहिए। उनका ऐसा मानना होता है गार्जियंस का, कई बार बच्चे भी ऐसा मान रहे होते हैं कि शायद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ने से
थोड़ा रैशनल माइंड डेवलप होता है, थोड़ा लॉजिकल थिंकिंग आती है, हम्म, तार्किक क्षमता विकसित होती है, तो शायद वो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में फैसला लेने में मददगार साबित होती है। हम्म, इस तरह के बहुत तरह के भ्रम हैं जो कि मैं मानता हूँ शायद बहुत दुरुस्त नहीं है, ये मानना कि साइंस पढ़ के साइंटिफिक टेम्पर डेवलप हो जाएगा। हम्म, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। मेरा खुद का आईआईटी का बैकग्राउंड रहा है, आईआईटी रुड़की से बीटेक किया है मैंने, हम्म, और मैंने ह्यूमैनिटीज़ वाले विषयों के साथ, मतलब हिस्ट्री और एंथ्रोपोलॉजी के साथ मैंने 2004 का इंटरव्यू दिया सिविल सर्विसेज का। हम्म, तो काफ़ी कुछ दोनों ह्यूमैनिटीज़ और साइंस दोनों तरफ का अनुभव है, और उन विषयों की समझ भी ठीक ठाक बनाई है। तो मेरा मानना है कि साइंस पढ़ के साइंटिफिक टेम्पर डेवलप होने वाला जो मापदंड है हम्म, या जो सोच है, वो बहुत दुरुस्त नहीं है। कई बार साइंस को भी लोग बहुत रोबोटिक तरीके से, कि मतलब हमको मैथ्स पढ़ना है तो हमको सवाल लगाने हैं, बहुत ज़्यादा उसको उसकी व्यवहारिक समझ की तरफ या हम्म, उसको समाज के साथ जोड़ करके देखने वाला मामला नहीं होता है। जब तक किसी भी विषय को आप समाज के साथ जोड़ेंगे नहीं, तब तक आपकी जो अपने आसपास का समाज है, आ, उसके साथ एक तरह से इंटीग्रेट होने वाला मामला नहीं हो सकता है। और शिक्षा का सीधा सा मतलब है कि अपने आसपास वाले वातावरण के साथ आप जुड़ाव महसूस करें, उसको ठीक से ऑब्जर्व करना सीखें, उसको एनालाइज करना सीखें, उसको एक्सप्रेस करना सीखें। तो मुझे तो इस विचार में, कह सकते हैं जो ये जो प्री कंसीव्ड नोशन है कि साइंस पढ़ के लॉजिकल थिंकिंग आ जाएगी या रैशनल माइंड डेवलप हो जाएगा, ये दुरुस्त नहीं लगता है। तो मुझे लगता है कि अगर आपको ये पता है कि हमको अपने बच्चे को इंजीनियर या डॉक्टर की तरफ नहीं ले जाना है, या जो जिस तरह से माहौल बदल रहा है अभी पिछले 20 25 30 साल का, जो 40 साल का, जो कंप्यूटर साइंस का, सॉफ्टवेयर वाली फील्ड का, आईटी सेक्टर का जो बूम वाला दौर रहा है, अब उसमें अवसान का समय आ रहा है, उसमें डाउनफॉल हो रहा है। यूएस वगैरह में भी काफ़ी कुछ बड़े बड़े सेक्टर्स में, जो आईटी सेक्टर्स हैं, उनमें उस तरह की प्रगति जैसे देखी जा रही थी लंबे समय तक, वैसी नहीं दिख रही है। एआई आने के बाद लोग बता रहे हैं शायद और जबरदस्त तरह से डाउनफॉल होगा, क्योंकि अभी लंबे समय तक जो मास रिक्रूटर रहा है, वो एक तरह से कोडिंग रही है कंप्यूटर साइंस आईटी सेक्टर में, सॉफ्टवेयर सेक्टर में। कोडिंग जब एआई ही करने करने लग गया है काफी हद तक, तो जब कोडिंग एआई करने लगेगा तो शायद उस क्षेत्र में जो बड़े लेवल पर भर्तियां हुआ करती थी प्राइवेट सेक्टर में, बड़ी बड़ी कंपनियां जो बड़े अच्छे पैकेजेस पर आईआईटी से बच्चों को ले जाया करती, तो शायद वो उसकी संभावना धीरे धीरे कम होने लगेगी। और एआई का जैसे प्रचार प्रसार बढ़ेगा, वैसे वैसे कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में एआई वाला क्षेत्र ठीक है, आगे विकसित होगा, मगर बाकी क्षेत्रों में काफी कुछ एआई उन क्षेत्रों को, उन जगहों को प्रभावित करेगा। तो मेरा मानना है कि अगर आप, मतलब आप अगर जैसे किसी का बच्चा ऐसा हो कि भाई उसको इंजीनियर ही बनना है, उसको कुछ पर्टिकुलर एक सेक्टर में जाना है, उसके लिए उसमें जुनून है, उसमें जज्बा है, उसमें एक सर्टेन लेवल ऑफ कमिटमेंट है, तब तो उसको उस क्षेत्र में जाने देना चाहिए। मगर जो ये हर्ड मेंटालिटी है, जो भेड़ चाल है कि बच्चा 10वां पास हुआ, 11वें 12वें में उसको पीसीएम कराया जाए, पीसीबी कराया जाए, इंजीनियर डॉक्टर की तरफ ले जाया जाए, वो भेड़ चाल वाला समय मुझे लग रहा है धीरे धीरे जा रहा है। तो बच्चे में अगर ऐसा लगे कि सिविल सर्विस की तरफ उसमें रुझान है, या उनके पेरेंट्स को लगता है कि हाँ हमको बच्चे को अपने थोड़ा उधर की तरफ ले जाने के बारे में सोचना चाहिए, तो ये 11th 12th में पीसीएम पीसीबी के बजाय ह्यूमैनिटीज़ पढ़ने वाला समय आने लग गया है। काफ़ी अच्छे अच्छे स्कूल्स में, मतलब इनफैक्ट लखनऊ में हम देख रहे हैं कि बहुत से ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पहले 11वें 12वें में केवल पीसीएम पीसीबी और कॉमर्स वाली चीज़ें ऑफर की जाती थी, वही वही सब्जेक्ट्स ऑफर किए जा रहे थे, मगर अब वो ह्यूमैनिटीज़ वाला सेक्शन भी चलाने लग गए हैं। और अभी मैं देख रहा हूँ कि कई कई स्कूल्स में तो ह्यूमैनिटीज़ में सबसे ज़्यादा लोग चाह रहे हैं कि ह्यूमैनिटीज़ लें। तो धीरे धीरे करके कुछ अच्छे स्कूल्स में ये समझ बनने लग गई है कि हमको उन रास्तों में ले जाना चाहिए जहाँ पर ह्यूमैनिटीज़ की पढ़ाई मददगार हो सकती है, चाहे वो क्लैट वाला फील्ड हो, लॉ वाली फील्ड हो, सिविल सर्विस वाली फील्ड है ही है, कुछ और अगर उसको हायर स्टडीज़ की तरफ जाना है, बाहर पढ़ने जाना है, तो ह्यूमैनिटीज़ एक अच्छे विकल्प हैं। और ह्यूमैनिटीज़ के द्वारा मैं मानता हूँ कि शायद सही वास्तविक तार्किक क्षमता, रैशनल माइंडसेट, साइंटिफिक टेम्पर सही मायने में ज़्यादा अच्छी तरह से विकसित हो सकता है। ये जो साइंस और मैथ्स पढ़ करके जो सो कॉल्ड तार्किक क्षमता वाली बात होती है, वो हकीकत में तार्किक क्षमता नहीं है, वो रैशनल माइंड लॉजिकल थिंकिंग नहीं है, वो लॉजिकल थिंकिंग का भ्रम है। तो भ्रम के बजाय वास्तविकता की तरफ जाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि सिविल सर्विसेज या गवर्नमेंट सर्विसेज की तरफ हमको बच्चे को उधर की तरफ उन्मुख कराना है, उधर ले जाना है, तो 11वें 12वें में ही ह्यूमैनिटीज़ पढ़ने की तरफ ले जाना चाहिए, और उसमें कोई मतलब कोई बुराई नहीं है।
अनमोल जी, आपसे एक जानकारी ये भी चाहिए कि आपने जैसा कि बताया कि यूपीएससी की तैयारी से क्या हो सकता है, तमाम इससे संबंधित बातें बताई। लेकिन अगर आप ही की सीट पे कोई मान लीजिए नीट और जेई की तैयारी करने वाला व्यक्ति होता या कोई और भी प्रकार के जो हमारे कॉम्पिटिशन्स हैं, तो शायद वो भी इसी तरीके की बात कर रहा होता। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में एक सवाल उठता है कि एक गार्जियन है, हाई स्कूल या इंटर का कोई बच्चा है हम्म, या उससे कम का भी मान सकते हैं, क्योंकि आजकल तैयारी जैसा आपने बताया कि नीट की कक्षा 5 से ही शुरू होने लगी। हम्म, तो ऐसी स्थिति में गार्जियन और प्लस बच्चे, ये दोनों के लिए क्या है कि एक ए आए हैं, उन्होंने कहा कि यूपीएससी सबसे बेहतर है। हम्म, एक आए उन्होंने कहा नीट हो जाए, एक ने कहा कंप्यूटर्स ठीक रहेगा। तो ये एक करियर के इतने सारे ऑप्शन जब रख दिए जाते हैं, हम्म, तो गार्जियन और बच्चा दोनों कंफ्यूज है, और कई बार ये सवाल भी उठता होगा कि या तो सब सच बोल रहे हैं या तो सब झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में ऐसा कौन सा पैमाना है जिससे वास्तव में ये समझा जाए कि ये बच्चा बना ही इसी के लिए है या इसे ये कर लेना चाहिए? क्या इसके लिए कहीं न कहीं उस पर्टिकुलर व्यक्ति की या उस गार्जियन की जो अपनी ज़िंदगी होती है कि वो मिडिल क्लास है या अपर क्लास है, या क्लास इसमें शामिल हो सकती है कि उसके हिसाब हिसाब से चुनाव कर लेना चाहिए, हम्म, या इसके अलावा कुछ और चीज़ें हो सकती हैं, उस पर आप थोड़ा हम्म। प्रकाश डालें? हाँ, बेसिकली मतलब मेरा मानना है कि करियर का चुनाव अ, कई बार बहुत सोच समझ के लिया जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि कैंडिडेट में पोटेंशियल और टेम्परामेंट, हुँ, उसका पोटेंशियल क्या कहता है, किधर की तरफ जा सकता है, और उसका टेम्परामेंट क्या है, वो आखिर लाइफ के लिए एक एक उसके लिए क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब क्या है, वो आखिर अ, किस किस फील्ड में जा करके अपने आप को ज़्यादा हेल्दी, मतलब फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ ज़्यादा रख पाएगा, उसके जो करियर ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ज़्यादा अच्छी तरह से किस में फुलफिल हो पाएंगे। ये मल्टीपल चीज़ें सोच समझ करके विचार करना चाहिए करियर के बारे में, चाहे वो बच्चा हो चाहे उनके पेरेंट्स हो। हाँ, जो आपने बात की कि जेई वाला या नीट वाला अगर होता तो शायद, मेरा उसमें मानना है कि जो मैं बताया मेरा बैकग्राउंड आईआईटी का है। मैं देख रहा हूँ पिछले 25-30 साल में ये जो इंजीनियर वाला मामला है, आईआईटी या मेडिकल साइंस, इनफैक्ट दोनों तरफ आए, जेई और नीट, दोनों तरफ डिमांड सप्लाई के बजाय कुछ पूरी तरह सप्लाई सेंट्रिक अप्रोच हो गई है कि हमको जम के थोक मात्रा में इंजीनियर डॉक्टर मार्केट में डाल देने हैं। अब वो अपने हिसाब से अपने लिए रोजगार तलाशें, जैसे जैसे चाहें वैसे वैसे अपना आगे बढ़ने की कोशिश करें। इसीलिए जैसे एक एक उदाहरण दूं मैं, एक बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है साउथ में, एसआरएम यूनिवर्सिटी। हुँ, शायद आज से 20 साल पहले वहाँ पर कंप्यूटर साइंस के मुश्किल से आईटी सेक्टर, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इस तरह की ब्रांचेस के मिला के मुश्किल से 500-600 सीट्स हुआ करती थी। आज की तारीख में वहाँ पर इन सब अलग अलग ब्रांचेस जो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड ब्रांचेस हैं, वहाँ 10,000 सीट्स हैं, हुँ, 10,000। हुँ, अब वो 10,000 सीट्स इस हिसाब से नहीं है कि भाई वाकई क्या इतनी बड़ी रिक्वायरमेंट है देश में, आईटी सेक्टर में, कंप्यूटर साइंस में, सॉफ्टवेयर सेक्टर में, या आईटी ईएस में, आईटी इनेबल्ड सर्विसेज जो होती हैं, वो इस हिसाब से है कि भाई जनता चाह रही है कि कंप्यूटर साइंस हम ऑप्ट करें, हम कंप्यूटर साइंस अपने बच्चे को कंप्यूटर साइंस कराएं। उसके बाद उनके सामने बहुत ज़बरदस्त तरह की संभावनाएं, अपार संभावनाएं हुँ, रोजगार की मिल जाएंगी। अब चूंकि जनता की ऐसी मांग है, डिमांड है, इसीलिए शायद सप्लाई की जा रही है। और कई बार जैसे आईआईटीज़ की बात की जाए, जब मैं आईआईटी में सेलेक्ट हुआ तो पूरे इंडिया में आईआईटीज़ और रुड़की अलग से इम्तहान हुआ करता था, मिला करके लगभग 2,000 सीट्स के आसपास हुआ करती थी। आज की तारीख में आईआईटीज़, एनआईटीज़, ट्रिपल आईआईटीज़, ये सब मिला करके लगभग 60-70 हज़ार, 80,000 सीट्स हैं। कुछ प्राइवेट कॉलेज जोड़ ली जाए तो मतलब जो अच्छे प्राइवेट कॉलेज हैं, बेट्स पिलानी और इस टाइप वाले, एसआरएम, वीआईटी, हुँ, तो लगभग लगभग 1.5-2 लाख के आसपास सीट्स इंजीनियरिंग में केवल हैं। हकीकत में उतनी ज़्यादा अच्छी अच्छी जॉब्स नहीं हैं अब, सैचुरेशन आने लग गया है। तो कई बार हमारे आसपास ठीक ठाक ऐसे बच्चे दिख रहे होंगे जिन्होंने बीटेक किया, ठीक ठाक जगह से बीटेक किया, मगर उनके लिए एक अच्छा जॉब नहीं ऑफर हो पाता है। कई बार ऐसी स्थितियाँ भी बन रही हैं कि बीटेक करने के बाद उनको कुछ बड़ी सामान्य सी जॉब मिली है, उसके बाद करियर बनाने के लिए वो दोबारा प्रयास कर रहे होते हैं, मेहनत हुँ, कर रहे होते हैं। उसके बाद वो कई बार सिविल सर्विस वगैरह के बारे में सोच रहे होते हैं। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो आईआईटी या एनआईटी या बहुत जगहों से बीटेक किया उन्होंने, उसका सोचते हैं चलो भाई गवर्नमेंट सर्विस की तरफ जाएँ।
बहुत से लोग तो मैं देखता हूँ लखनऊ यूनिवर्सिटी में, ऐसे बच्चों से मेरी मुलाकात हुई कई बार जो इन्होंने एनआईटी आईआईटी से बीटेक किया, उसके बाद वो सोशियोलॉजी से एमए कर रहे हैं, उसके बाद वो पीएचडी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर हम देखें तो आईआईटीज़ या अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक करने के बाद एक हर हालत में एक अच्छे करियर या जॉब की तरफ आप अ, उन्मुख हो जाएंगे, आप वहाँ चले जाएंगे, इसकी संभावनाएं धीरे धीरे कम होने लग गई हैं। विगत 3-4 वर्षों में आईआईटीज़ में जो कैंपस इंटरव्यूज़ हैं, जिसके थ्रू अच्छी कंपनियों में जाते हैं बच्चे, उनमें भी अच्छी खासी गिरावट आई है। 30-40% बच्चे अच्छे आईआईटी, आईआईटी मुंबई, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर वगैरह की बात कर रहा हूँ मैं, 25-30-40% बच्चे इन जगहों से बीटेक करने के बाद अच्छी जॉब नहीं पा रहे हैं। अभी विगत इसी समय 4th ईयर में एनआईटी इलाहाबाद में, अच्छा कॉलेज है वो, कंप्यूटर साइंस के 50 बच्चों में से 15 बच्चों की जॉब लग पाई। तो स्थितियां इस समय वैसी नहीं जैसी चली आ रही पिछले 20-25-30 साल से। तो चूंकि माहौल बदल रहा है और ये माहौल एआई के आने के बाद और ज़्यादा विषम हो जाएगा, और ज़्यादा एडवर्स हो जाएगा, तो इसीलिए हमको सोच समझ के फैसला लेना चाहिए। और आईएएस की सिविल सर्विस की तैयारी के बारे में कई बार केवल इसलिए नहीं मैं बहुत मतलब उसको शिद्दत से समर्थन कर रहा होता हूँ उसका, कि इसके थ्रू आप आईएएस बन जाएंगे। मुझे लगता है ये एक ऐसी तैयारी है, सिविल सर्विस तैयारी, जो आपको सही मायने में आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ऑलराउंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट करती है। आपको अपने आसपास वाले एनवायरनमेंट के साथ, चाहे वो सोशल एनवायरनमेंट हो, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हो, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हो, कल्चरल एनवायरनमेंट हो, उसके साथ जोड़ती है। जब आप अपने आसपास वाले एनवायरनमेंट के साथ ठीक से जुड़ जाते हैं, तो आपको उस एनवायरनमेंट को देखने समझने और उसमें एक अच्छा एक्टिव चेंज एजेंट बनने की आपके पास संभावनाएं बढ़ जाती हैं। आप अच्छी तरह से अपने लिए क्या सही है, सही करियर ऑप्शन क्या हो सकता है, उसको ठीक से एक्सप्लोर कर पाते हैं, उसको आप ठीक से जान समझ पाते हैं। उसके साथ साथ मैंने महसूस किया है कि सिविल सर्विस तैयारी चूँकि अपने आप में एक बड़ी होलसम तैयारी है, काफ़ी कुछ आपकी ऑब्जर्वेशनल, एनालिटिकल और एक्सप्रेसिव स्किल्स इंप्रूव कर देती है, अगर आप ठीक से तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जिस भी फील्ड में करियर बनाएंगे आप काफ़ी बेहतर कर सकते हैं। मेरी नज़र में पिछले 5-8-10 सालों में, मुझे 20 साल हो गया इस फील्ड में, 5-8-10 सालों में ऐसे बहुत से लोग मिले जो अपने टाइम पर उन्होंने सिविल सर्विस तैयारी की थी मगर नहीं सफल हो पाए। कुछ ने मेंस लिखे, कुछ इंटरव्यू तक पहुँचे। उन्होंने अपना उस समय, आज से 7 साल पहले, 10 साल पहले स्टार्टअप शुरू किया और आज की तारीख में वो इतने सफल उद्यमी हैं कि मुझे लगता है कि शायद वो आईएएस में जाकर के उस तरह की क्वालिटी ऑफ लाइफ, उस तरह का एक मीनिंगफुल और फुलफिलिंग लाइफ नहीं जी सकते थे, जैसी शायद जो अपना स्टार्टअप है उसमें करके कर रहे हैं। और जिस तरह से कह सकते हैं कि एक प्रोडक्टिव, सोशली यूज सोशली रेलेवेंट करियर जिस तरह से उन्होंने बनाया है अपना सिविल सर्विस तैयारी के थ्रू, वो तभी संभव हो पाया जब वो अपने टाइम पे एक ठीक ठाक तरह से तैयारी की तरफ मुड़े थे। तो तैयारी को केवल इस तरह से नहीं देखना चाहिए कि पता नहीं तैयारी करके हम आईएएस या पीएस बन पाएंगे, नहीं बन पाएंगे। कई बार पेरेंट्स भी इस तरह से देख रहे होते हैं कि बच्चे को तैयारी तो कराएं, ह्यूमैनिटीज़ तरफ ले जाएं, उसके बाद आईएएस पीएस तैयारी की तरफ ले जाएं, नहीं बन पाए तो फिर कहीं का नहीं रहेगा। ऐसे एक प्रोफेशनल डिग्री रहेगी आईआईटी वगैरह की, तो कुछ जॉब मार्केट में शायद ज़्यादा अच्छी तरह से कुछ पा लेगा। मेरा इसमें थोड़ा सा भिन्न मत है। मेरा मानना है कि अगर आपने ईमानदारी से कुछ भी किया, और खासतौर पे ह्यूमैनिटीज़ वाली तरफ किया, क्योंकि देखिए जहाँ जहाँ पे कंप्यूटर आपको रिप्लेस कर सकता है, वहाँ वहाँ आज नहीं तो कल कंप्यूटर आपको रिप्लेस कर देगा। ह्यूमैनिटीज़ के साथ क्या है कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस अगर आपकी अच्छी है, आपने अगर मानव चेतना, सामाजिक चेतना ठीक ठाक तरह से हासिल की हुई है, तो आप जो एक मानव वाली भूमिका है उसमें अगर रहेंगे तो इसकी संभावना कम रहेगी कि आपको कोई एआई या कोई कंप्यूटर साइंस आपको रिप्लेस कर दे। तो ह्यूमैनिटीज़ इसलिए भी ज़रूरी है कि समाज में पिछले 25-30 सालों में, 40 सालों में जो टॉप ब्रेन है वो इंजीनियर और डॉक्टर बनने की तरफ गया है। अब समय आ गया है कि टॉप ब्रेन ह्यूमैनिटीज़ तरफ जाए, क्योंकि अगर हमको मानवता को जिंदा रखना है तो मुझे लगता है कि मानविकी विषय बहुत जरूरी है। अनुप साहब, एक क्वेश्चन और हमारे पास आ रहा है आप ही की बातों से कि एक तरफ अगर हम यूपीएससी की तरफ जाते हैं तो लगभग 900 से 1100 के इर्द की जगह होती है, और दूसरी तरफ अगर हम नीट या जेईई की तरफ जा रहे हैं तो वहाँ पर एक ऑप्शन ये खुला रहता है कि बहुत सारे मेडिकल कॉलेज प्राइवेट हो गए हैं। बिल्कुल। संख्या कितनी भी बढ़ जाए, जो हमारा समाज है आज
हर व्यक्ति बीमार लगभग लगभग हो रहा है। हम्म, तो ऐसी स्थिति में अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए एमबीबीएस कर लिया, हम्म, तो वो किसी अगर छोटे से गांव में भी पहुंच जाएगा, हम्म, तो एक अच्छे सम्मान के साथ में एक अच्छी अर्निंग भी कर सकता है। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में अगर दूसरे तरीके से देखा जाए तो वहाँ पर ऑप्शन भी बहुत अच्छा है। हम्म, वहाँ चूंकि यहाँ पे तैयारी किया हम्म, और तैयारी करने के बाद में सफल हुआ तो ठीक है, वरना 900 से 1100 लोग ही होंगे, चाहे हम्म, करें कितने भी, हम्म, 10 लाख करें 20 लाख करें। हम्म, वहाँ दूसरी तरफ मेडिकल कॉलेज प्राइवेट खोल गए, यहाँ यूपीएससी में ऐसा कुछ नहीं है कि हम्म, प्राइवेटली आप आईएएस बन सकते हैं। बिल्कुल। तो इस पर क्या कहेंगे? हाँ, बिल्कुल सही बात। जिस तरह से अगर आप देखें क्वांटम ऑफ ऑप्शंस या जॉब्स, वो तो हर हालत में नीट या जेई की तरफ देखा है तो ज़्यादा ही है। हम्म, क्योंकि संभावना ज़्यादा, जैसे आपने कहा कि भाई मेडिकल साइंस में अगर आप एमबीबीएस कर रहे हैं या कोई दूसरी डिग्री ले रहे हैं तो आपके पास अ, अपनी अपना खुद का काम शुरू करने की ज़्यादा संभावना है। हम्म, अ, मतलब अगर किसी को लगता है कि नहीं, मुझे डॉक्टर बन करके ही एक सेटिस्फाइंग जीवन मिल सकता है, एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ मिल सकती है, उसको डॉक्टर बनना चाहिए। मगर जो ये डाउटफुल लोग या एक रिलक्टेंट एंट्रेंट्स जो होते हैं ना किसी फील्ड में, कुछ नहीं कर सकते, चलो भाई हम डॉक्टरी कर लेते हैं फिर आगे देखा जाएगा, या इंजीनियर बन जाते हैं आगे देखा जाएगा, उन लोगों को थोड़ा सोच समझ करके फैसला लेना चाहिए। और जो सिविल सर्विस की बात की आपने कि भाई 900, बिल्कुल आईएएस में 900 से 1000 1100 वैकेंसीज रहती हैं, पीसीएस में वैकेंसीज रहती हैं, बहुत से और नीचे वाले एग्जाम जो हैं आरओ आरओ लोअर पीसीएस, एक्चुअली बहुत से ऐसे गवर्नमेंट सर्विस एग्जाम्स हैं जो आज की तारीख में सिविल सर्विस तैयारी के थ्रू ही हम्म, निकाले जा सकते हैं। हम्म, मतलब इनफैक्ट दो तरह के एग्जाम हैं, एक में जिसमें मैथ्स या रीजनिंग या इंग्लिश का रोल ज़्यादा है, बाकी इसमें जीएस का रोल, जीके का रोल ज़्यादा है। हम्म, तो जो जीएस और जीके के जिसमें ज़्यादा बड़ी भूमिका है, हम्म, वो सब एग्जाम अगर सिविल सर्विस तैयारी को ठीक से कर रहा है हम्म, और उसको उसका मन है कि नहीं गवर्नमेंट सर्विस में ही जाना है, तब तो उसको फिर अपना अपना शुरू से ही ऑब्जेक्टिव को सिविल सर्विस वाला रख करके चलने में ज़्यादा ज़्यादा ठीक रहेगा। हम्म, क्योंकि अगर उधर जाता है तो फिर उसके पास ऑप्शंस बढ़ जाएंगे, और 1 साल 1.5 साल 2 साल की तैयारी के बाद वो समझ भी पाएगा कि यार उसके उसका मादा जो है वो आईएएस पीएस बनने वाला है, कि उसको कुछ ग्रुप सी वाली सर्विसेज की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, उसको पुलिस भर्ती की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। अगर गवर्नमेंट सर्विस की तरफ जाना है तो यूपीएससी की तैयारी वाला बेहतर विकल्प है। अगर उसको अपना प्राइवेट प्रैक्टिस की तरफ, कुछ अपना एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ, उद्यमिता की तरफ जाना है, तो उसको अपना स्टार्टअप की तरफ जाना है, तो उसको इंजीनियर और डॉक्टर वाली तरफ बढ़ने की तरफ जाना चाहिए। मगर कुल मिला के फैसला सोच समझ करके लेना चाहिए। जो आम तौर पर जैसे ट्रेडिशनली चलता आ रहा है, कन्वेंशनली चलता आ रहा है कि भाई बच्चा मतलब क्यों इंजीनियर बनना है, क्योंकि उसके पीयर ग्रुप में, उसके रिश्तेदार में जान पहचान वाले बच्चे आईआईटी की तरफ जा रहे हैं, इंजीनियरिंग की तरफ जा रहे हैं, तो हम भी चले जाते हैं। उस तरह से फैसला लेने के बजाय इंसान को अपने पोटेंशियल, अपने टेम्परामेंट, अपने लाइफ के ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रख करके ही फैसला लेना चाहिए। अगर इसी में और थोड़ा सा इसको तस्वीर को साफ कर ले हम्म, कि कोई गार्जियन है और उसका एक बच्चा है, हम्म। तो ऐसी स्थिति में किस तरीके से आप उसको क्लियरिटी उसको देंगे कि ये बच्चा यही कर ले? हाँ, मुझे लगता है कि मतलब एक तो 9-10 लेवल पे बड़ा मुश्किल है उसको बहुत उसमें कोई ऐसा कुछ साइको एनालिटिकल टाइप टेस्ट करके या कुछ उसका उसका रुझान किधर है जानना समझना। मगर उसको जितने ऑप्शंस हो सकते हैं वो सब समझाए बताए जाए। ज़्यादातर ऑप्शंस के प्रॉज एंड कॉन्स, उसके मेरिट्स डिमेरिट्स, हम्म, उसमें उसमें कैसी कैसी चुनौतियां आ सकती हैं, चल रही हैं, वो सब समझा बुझा करके बता करके फिर बताया जाए भाई आप अब चुनो इनमें से। हम्म, तो 3 4 5 जो भी विकल्प हो सकते हैं, कन्वेंशनल विकल्प, कोई बहुत ज़्यादा अलग टाइप वाले छोड़ दिए जाएगा, मगर 4 5 6 जो सामान्य विकल्प हो सकते हैं उनके बारे में सबके सकारात्मक पक्ष, नकारात्मक पक्ष, उसके प्रॉज एंड कॉन्स ये समझा बता करके फिर बच्चे से कहा जाए भाई अपना अपना रुझान स्पष्ट करो और फिर उस हिसाब से आगे बढ़ो। क्या इसको इस तरीके से भी देखा जा सकता है कि कुछ वास्तव में बच्चे होते ही हैं जो आजकल चूंकि जोर ही ज़्यादा दिया जा रहा है पीसीएम पे, हम्म, तो कुछ बच्चे हैं जो वास्तव में अगर उन पर मेहनत कर दी जाए तो आईआईटी नीट वगैरह निकाल लेते हैं, निकल सकते हैं। एक बिल्कुल। बच्चे वो हो हम्म, गए। दूसरे वो हो गए जो किसी से प्रभावित हैं, या जैसा आपने बताया कि रिश्तेदार कोई अगर हम्म, कुछ कर रहा है आईआईटी नीट तो हम्म, इसलिए वो करेंगे। हम्म, तो क्या ये कहा जा सकता है कि वो बच्चे जो कि आईआईटी नीट के लिए लगभग लगभग बने ही हैं, हम्म। उनको छोड़ के बाकी सभी लोगों को अगर ध्यान देना चाहिए तो यूपीएससी करने से उनका व्यक्तिगत विकास ज़्यादा अच्छा हो सकता है? हाँ, बिल्कुल। मुझे लगता है कि अगर उनको लगता है कि नहीं इनको इंजीनियर ही बनना है या उनको डॉक्टर ही बनना है, जी। तब तो हर हालत में उनको इंजीनियर डॉक्टर बनने की तरफ ही जाना चाहिए। हुँ,
मगर जो थोड़ा सा सोच रहे हैं कि हमको एक सेटल्ड लाइफ, एक सिक्योर लाइफ जीनी है, सिक्योर प्रोफेशन, हम्म, कुछ गवर्नमेंट सर्विस की तरफ जाना है, उनको हमको लगता है इस विकल्प की तरफ जाना चाहिए। और जिनको ये भी लगता है कई बार कि इन विषयों में जो मानविकी वाले विषय हैं उनमें कुछ हायर स्टडीज की तरफ जाना है। हम्म, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनका थोड़ा मन होता है कि मैं उस विषय को थोड़ा एक्सप्लोर करूं, जी जी। तो अगर उनको बाहर पढ़ने जाना है, कुछ हायर रिसर्च की तरफ जाना है, तो उनको ह्यूमैनिटीज की तरफ जाना चाहिए। आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि अमेरिका में सेटल्ड लगभग 100 आईआईटीएंस ऐसे हैं जिन्होंने इंडिया में महसूस किया कि एक हार्वर्ड या कैम्ब्रिज या ऑक्सफोर्ड जैसी एक ऐसी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए जो लिबरल आर्ट्स को, मतलब वही ह्यूमैनिटीज वाले विषयों को हम्म, बहुत उस तरह से पढ़ाई जैसे दुनिया लेवल पे पढ़ाई जा रही है। हम्म, तो उसको दृष्टिगत रखते हुए उन्होंने सोनीपत हरियाणा में एक अशोका यूनिवर्सिटी खोल रखी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी। हम्म, अब वो अशोका यूनिवर्सिटी आजकल मैं देख रहा हूँ, मैं अपने कुछ मित्रों को देख रहा हूँ, कुछ और ऐसे लोगों को जो शायद इंडिया के टॉप नॉच एजुकेशनल एक्सपर्ट्स हैं, अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं। एक मेरा मित्र ब्रिगेडियर है, वो फौज में, हम्म, वो अपने बच्चों को सोनीपत हरियाणा से अशोका यूनिवर्सिटी से लिबरल आर्ट्स में, ह्यूमैनिटीज़ में ग्रेजुएशन वगैरह करवा रहा है। हम्म, तो ऐसे बहुत से लोग जो चाहते हैं कि हमको ये जो इंजीनियर और डॉक्टर बनने वाली रोबोटिक लाइफ है, कन्वेंशनल लाइफ है, उसके बजाय एक ऐसी लाइफ, ऐसा ज्ञान का सागर जो शायद अभी उतना एक्सप्लोर नहीं है इंडिया में, दुनिया में है। आखिर भारत में हम लोग क्यों नहीं देखते हैं कि भाई लिटरेचर में या फिर इस तरह के जो ह्यूमैनिटीज वाले एरियाज हैं उसमें बहुत ज़्यादा प्राइजेस वगैरह नहीं मिल पाते हैं, नोबेल प्राइज वगैरह बहुत हम्म, कम सुनने में आते हैं, बाकी दुनिया में हम लोग अक्सर सुनते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोग जो थोड़ा कुछ अलग करना चाह रहे हैं, एक होता है कि हमको एकदम चला चला घिसा घिसा पिटा रास्ता उसी तरह से फॉलो करना है, उसी तरफ चलना है, उनके लिए तो वही जो चला रहा है वही ठीक है। मगर जिनको थोड़ा सा अलग करने का मादा हो, उनको लगता है कि हम कुछ किसी ऐसी फील्ड में जाएं जो आमतौर पर उस फील्ड में कम लोग काम कर रहे हैं, कुछ यूनिसेफ में, वर्ल्ड बैंक में, आईएमएफ में, दुनिया के बहुत अलग अलग कॉर्पोरेट्स जो अपने यहाँ थिंक टैंक डेवलप रखते हैं, हम्म, उस थिंक टैंक वाली तरफ तरफ अगर हम ले जाएं, तो ये ज़्यादातर रास्ते ह्यूमैनिटीज़ वाले रास्ते हैं। अगर आप देखेंगे इंडिया के, अगर आप कोई लिस्ट बनाएं पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स की जो अपने आप में सही मायने में ऐसे बुद्धिजीवी हैं जिनकी बातों से आप बहुत इत्तेफाक रखते हैं, न्यूज़पेपर्स में या मैगजीन्स में कुछ बड़ी बढ़िया टेड टॉक्स में यहाँ वहाँ बात कर रहे हैं, आर्टिकल्स लिख रहे हैं, उनमें से बहुत मुट्ठी भर आपको इंजीनियर डॉक्टर मिलेंगे। उसमें अधिकांश लोग आपको ह्यूमैनिटीज वाले लोग मिलेंगे। जैसा एक कि आज पॉडकास्ट में भी हो रहा। मतलब तो मुझे लगता है कई बार कि प्रताप भानु मेहता हो, योगेंद्र यादव हो, ऐसे बहुत से लोग जो आप जिनको टीवी वगैरह पे देखते रहते होंगे, प्रोफेसर आनंद कुमार हो जिनको मैं व्यक्तिगत इन लोगों में से कुछ को जानता हूँ मैं, ये सब के सब ह्यूमैनिटीज के लोग हैं। और ये ऐसे लोग हैं जो कि यहाँ से हार्वर्ड में या कैम्ब्रिज में, ऑक्सफोर्ड में लेक्चर लेने के लिए जाते हैं, मतलब दुनिया भर में इनकी ख्याति है अपने अपने फील्ड में। तो अगर कुछ आप उस तरह का, आपका बच्चा या आप खुद उस तरह से सोच रहे हो कि भाई कुछ इंटेलेक्चुअली कुछ एलिवेटेड हो बच्चा हमारा, कुछ बौद्धिक अ, बच्चा बने और उस तरफ जाए, तो मुझे लग रहा है कि उस दिशा में फिर ह्यूमैनिटीज़ को ठीक से सोच समझ करके इस तरफ जाने के बारे में सोचना चाहिए। अब इसी से एक जुड़ा और सवाल है, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी सवाल है हम्म, कि एक तो वो बच्चे हो गए जो बनना चाहते हैं, हम्म, दूसरे बच्चे वो होते हैं जो मान लीजिए उन्होंने हाई स्कूल किया, एक सामान्य अंक लाए, हम्म, और इंटर किया, फिर भी एक सामान्य अंक है, वो हम्म, टॉपर नहीं है, हम्म, बहुत मेधावी नहीं। हम्म, और लेकिन अगर उनके माँ बाप चाहते हैं कि उनको भी हम कुछ इस दिशा में मोड़ दें हम्म, और पढ़ाएं, और बच्चे भी उस तरीके के हैं कि माँ बाप जिधर कह देंगे वो हम्म, उधर की तरफ चले जाएंगे, हम्म, तो ऐसी स्थिति में उन बच्चों का अब स्पेशली आपके लेवल पे ये बात हम कर रहे हैं कि हम्म, मान लीजिए एक ऐसा बच्चा आपको मिल गया है, हम्म, तो ये टास्क मिल जाएगी, इसे सफल कराना है, हम्म, तो उसमें आपका अनुभव कहाँ तक कहता है कि उस टाइप के बच्चे को इस तरीके की परीक्षा में सफलता दिलाई जा सकती है? बिल्कुल। मतलब मेरा जो 20 वर्षों का अनुभव है, मैंने देखा है कि इस तैयारी में कई बार बहुत पोटेंशियल वाले बच्चे आए, बहुत ज़्यादा विलक्षण प्रतिभा के धनी थे, जी। आईआईटी, एनआईटी और बहुत अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएशन करके आए थे। उनमें पोटेंशियल कूट कूट के भरा हुआ लग रहा था कि उनमें क्षमता है, हर हालत में वो कुछ भी हासिल कर सकते हैं। मगर मुझे मतलब लगा कि शायद पोटेंशियल से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट टेम्परामेंट है। हम्म, वही कछुआ खरगोश में हम्म, अ, खरगोश के बजाय कछुआ जो है हम्म, वो जीवन के बहुत से मामलों में आगे निकल जाता है। हम्म, तो मुझे लगता है कि अगर कोई ऐसा बच्चा है जो बहुत अच्छी एकेडमिक बैकग्राउंड वाला नहीं है, 10th 12th में बहुत
कुछ बहुत अच्छे मार्क्स नहीं लाए, टॉपर वगैरह नहीं रहा है, एक सामान्य एकेडमिक बैकग्राउंड वाला बच्चा रहा है, मगर उसमें कुछ करने का मादा है। वो चाहता है कि हाँ हम कुछ ऐसा करें जो शायद एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ हमको मिल सके। तो सिविल सर्विस की तैयारी में अगर वो शुरू से सही टाइम पे आ जाता है, सबसे बुनियादी चीज़ है कि वो इम्तिहान की वास्तविक प्रकृति को समझने की तरफ अगर आगे बढ़ रहा है ठीक से, और उसके लिए उसके बाद उस प्रकृति को समझने के बाद सही स्ट्रेटजी फॉलो करने की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो शायद इसमें हर हालत में सफलता पाई जा सकती है। मैंने अपने इतने इतने वर्षों के अनुभव में महसूस किया है कि अगर बच्चा अ, अपने आप से कंपटीशन लेने के बारे में सोचता है, अपने आप से प्रतिस्पर्धा करने के बारे में बहुत संजीदा है, तो उसके लिए इम्तहान निकालना बहुत आसान है, क्योंकि अल्टीमेटली ये एक इंडिया के कुछ गिने चुने इम्तहानों में ऐसा ऐसा है इम्तहान है अभी भी, जिसमें कंपटीशन किसी भी कैंडिडेट का उसी से है बस। मतलब यू हैव टू कम्पीट विद योरसेल्फ ओनली इन दिस दिस सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। तो अगर किसी को पता है कि भाई हम आज हमारा लेवल यूपीएससी के पैटर्न पेपर में 15-20% 25% लेवल पे है, मगर हम ये करके ये पढ़ करके एनसीईआरटी बुक्स और ये सब चीज़ें करके हम धीरे धीरे करके अपना लेवल उत्तर बढ़ा करके 45-50% लेवल पहुंचा सकते हैं, और कहाँ कहाँ कमियां हैं अपना शॉर्ट एनालिसिस लगातार कर रहा है, अपनी स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस को ठीक से वो जान समझ रहा है, उस पर लगातार काम कर रहा है, उसमें डिसिप्लिन है बच्चे में, डेडिकेशन और डिसिप्लिन डिटर्मिनेशन ये सब उसमें ठीक से है, तो एग्ज़ाम निकालना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। मैंने अच्छे खासे 90s में परसेंटेज लाए हुए बच्चों को फेल होते देखा है, और 60-70s में लाए हुए परसेंट लाए हुए बच्चों को आईएएस बनते देखा है। तो सीधी सी बात है कि अगर एग्ज़ाम को समझ करके सही तरीके से एक ग्रेजुअल अप्रोच के साथ जो एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट है उसको जानते समझते हुए अगर आगे बढ़ा जाए, तो एग्ज़ाम बिल्कुल मुश्किल नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि इसके लिए प्रॉपर मेंटरिंग की ज़रूरत है, एक प्रॉपर सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत है। ये एग्ज़ाम ऐसा एग्ज़ाम नहीं जिसमें कि आपने सोचा कि अब हमको स्टडी मटेरियल मिल गया, रिसोर्सेज मिल गए, अब हमने दरवाज़ा बंद किया और एकदम बिल्कुल आईएएस बन के बाहर निकलेंगे। तो वैसा नहीं है, इसमें हर स्टेज पे हर लेवल पे आपको एक प्रॉपर सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत है, एक मेंटोर की ज़रूरत है। और मेंटोर की ज़रूरत बेसिकली सिलेबस पूरा करने के लिए नहीं है। मेंटोर की ज़रूरत आपके थॉट प्रोसेस डेवलपमेंट के लिए है, आपके लिंग्विस्टिक कैपेबिलिटी बिल्डिंग के लिए है। तो अगर इम्तहान की प्रकृति समझ करके उसके जो अलग अलग अवयव हैं, अलग अलग एलिमेंट्स हैं, जो उस पर ठीक से काम किया जाए, तो बिल्कुल फुल प्रूफ तरीके से एग्ज़ाम निकाला जा सकता है। ये जो राजा और रंक वाला कहानी है कि बहुत रिस्की है, आईएएस बड़ा मतलब मुश्किल काम है, लाइफ भी आज की तारीख में देखा जाए तो कुछ तो रिस्की है ही है, मगर अगर अप्रोच सही है, स्टडी सही है, कमिटमेंट लेवल अच्छा है, डिसिप्लिन्ड है बच्चा, और लगातार मेहनत कर रहा है, तो हर हालत में एग्ज़ाम निकाला जा सकता है, निकालते हैं लोग। एक्चुअली शायद हमको लगता है कि ये भी बात क्या आपने देखी कहीं पर कि जो हमारे अपने जीवन में रहा कि हम उस जगह से बिलोंग करते थे कि जहाँ पर इंटर पास करने के बाद में ये ख्याल ही दिमाग में लाना अपने आप में बहुत बड़ा डर लगता था बिल्कुल। कि आईएएस की तैयारी की जाए। उसमें दो बातें विशेष रूप से थी कि एक तो ये था कि ऐसा माहौल सेट किया गया था कि आईएएस बनना ये हमारे लोगों के लिए है ही नहीं। पहला तो यह था कि ये बहुत बड़ी बात होती है, वो बहुत बड़ी अलग तरीके के लोग होते हैं, बिल्कुल। और वो हमें पता ही नहीं था कि वो होते कौन से लोग हैं। उसमें वो कहानियां हम लोगों के जीवन में उस टाइम पे नहीं आ पाई कि एक रिक्शे वाले का भी बच्चा बनता है या एक बहुत गरीब से गरीब व्यक्ति भी बनता है, वो कहानियां हमारे पास नहीं आ पाई किन्हीं कारण से। दूसरा ये है कि इसका जो फी स्ट्रक्चर को लेकर भी था कि भारी भरकम फीस होती है, लंबी चौड़ी तैयारी है और मेहनत करनी पड़ती है। तो जो अभी अब महसूस हम करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि कोई आप जैसा व्यक्ति अगर हम उस समय उसी समय मिल गया होता तो शायद हम भी कुछ इसी तरीके का कर गुजरे होते। लेकिन क्या आपको लगता है कि यही चीज अभी भी बहुत बड़े दायरे में कुछ हो सकती है कि लोग अभी भी ये सोच रहे हो कि हम गरीब हैं इसलिए बस बात खत्म हुई है कि आईएएस की तैयारी अपने बच्चे के लिए तो है ही नहीं, इसको कुछ और करा दिया जाए, या कुछ और कारण हो सकते हैं कि बच्चे के नंबर अगर कम आए तो वहीं पे उसको बता दिया जाता है कि तुम आईएएस के लिए इस पर। बिल्कुल ये सही बात है। काफ़ी कुछ मतलब देखा जाए तो बहुत से परिवार, बहुत से बच्चे कई बार आईएएस या जो और भी इस तरह की गवर्नमेंट सर्विस के एग्जाम्स हैं, उनको उनके साथ इतना एक तरह से उनको डर की तरह से उनको एक ऐसा हवा की तरह से लेते हैं कई बार
कि समझते हैं शायद कि वो उनके लिए बना ही नहीं है। सबसे बुनियादी चीज़ वही है कि अगर हम वो उसके आसपास वाला जो डर है, वो फियर एंड ऑ वाला जो मामला है, उसको हटा दें, तो एग्जाम बड़े सिंपल हैं ये, उतने मुश्किल है नहीं, इतने मुश्किल प्रस्तुत किए जाते हैं। बस मुद्दा वही है कि वेदर ए कैंडिडेट कैन इवॉल्व इन डीमिस्टिफाइंग द ट्रू नेचर ऑफ एग्जामिनेशन और नॉट। इम्तहान की वास्तविक प्रकृति को सही मायने में जानने समझने में ठीक से आगे बढ़ रहा है, उसका विकास हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, ये है। एग्जाम देखा है तो यूपीएससी का मैं मतलब इन 20 वर्षों में जो समझ पाया हूँ ये है कि एक ठीक ठाक समझदार पढ़े लिखे इंसान बनने का इम्तहान है। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो आसपास का इकोसिस्टम है, सोशल इकोसिस्टम या एजुकेशनल इकोसिस्टम, इसमें क्या है कि ज्ञान के बजाय ज्ञान का भ्रम हम लोग को फैलाया जा रहा है, दिया जा रहा है। तो जो वास्तविक शिक्षा है, वास्तविक ज्ञान, अगर वो थोड़ा थोड़ा एक सर्टेन लेवल वाला, 10 के स्केल पे कुछ 5-6 वाला, वो अगर आ जाता है तो इम्तहान निकालना बिल्कुल आसान है। तो बेसिकली इम्तहान कहीं ना कहीं, कई बार मैं मजाक बोलता हूँ कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें जो कमियां खामियां हैं, या कई बार इस तरह से बोलता हूँ मैं, शायद जो जो पाप किए जा रहे हैं एजुकेशन सिस्टम में, हमारे द्वारा एजुकेशन सिस्टम के साथ जो पाप किए जा रहे हैं, या एजुकेशन सिस्टम हमारे साथ जो पाप कर रहा है, उन पाप, अलग अलग तरह के पाप को धोने का तरीका है तैयारी, यूपीएससी की तैयारी। मतलब हमको एक ठीक ठाक समझदार पढ़े लिखे इंसान बनने की तरफ आगे ले जाने वाली यात्रा है तैयारी। ठीक ठाक समझदार पढ़े लिखे इंसान का मतलब है हमारे आसपास जो भी वातावरण है, चाहे वो फिजिकल हो, सोशल हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, कल्चरल हो, रिलीजियस इन्वायरमेंट हो, जो भी इन्वायरमेंट है उसको जानना समझना, मतलब उसको ऑब्जर्व करना सीखना, उसको एनालाइज करना सीखना, उसको एक्सप्रेस करना सीखना, यही है बस। अगर ये किसी को, बच्चे को समझा दिया जाए कि भाई हमको अपने आसपास वाले इन्वायरमेंट को कैसे ऑब्जर्व करना है, एनालाइज करना सीखना है, एक्सप्रेस करना सीखना है, उसके टूल्स क्या हैं, तरीके क्या हैं, तो शायद ये जो पढ़े लिखे इंसान बनने की एक अनवरत यात्रा है, उस यात्रा में अगर कोई कैंडिडेट चल पड़ रहा है तो वो एक सर्टेन लेवल पे, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान बने, वो एक थोड़ा लेवल वाला भी ठीक ठाक 10 के स्केल पे 5-6 वाला पढ़ा लिखा इंसान अगर बन जाता है तो उसके लिए एग्जाम निकालना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ठीक बात। अब सवाल ये आता है कि यूपीएससी के बारे में जैसा कि आपने बताया और हमने जो समझा, तो हमें ये समझ में आता है कि सिलेक्शन तो 900 से 1100 लोगों का ही होगा, लेकिन जो भी व्यक्ति इस तैयारी को सीरियसली गंभीरता से कर लेगा तो वो व्यक्ति उस लेवल पे तैयार हो जाता है जैसे कि एक समाज का एक योद्धा होता है। बिल्कुल। कि अगर वो चाहे तो एक बेहतरीन पत्रकार बन सकता है, वो चाहे एक बेहतरीन उद्यमी बन सकता है, यानी कि उसकी जितने भी प्रकार की अन्य किसी कार्य में सोच समझ की जरूरत होती है वो सब उसी के माध्यम से डेवलप हो सकती है। बिल्कुल सही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में अब बात आती है कि वो लोग जो यूपीएससी की तैयारी वास्तव में करना चाह रहे हैं, उनके गार्जियन प्लस वो जो अभ्यर्थी हैं जो तैयारी करना चाह रहे हैं, उनके पास एक और समस्या आ गई कि बड़े बड़े संस्थान हैं और उसको कहते हैं, हम तो इसको मानते हैं कि जरूरी ये नहीं है कि जो भी चीज लोकप्रिय है वो सही ही हो, और या जो भी चीज सही है वो बहुत लोकप्रिय। तो ऐसी स्थिति में एक अभ्यर्थी को तैयारी करने के लिए बेसिक्स पैमाने क्या चेक करने चाहिए, जहां पर ये हो कि ये संस्थान हमारे बगल में भी है या हमारे 2 कदम पे भी है, ठीक है हमारे लिए, हम यहाँ पर अपनी सफलता को पा सकते हैं, तो वो पैमाने क्या आप उसको देखना चाहिए? बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि अल्टीमेटली तैयारी, यूपीएससी की तैयारी, जैसे मैंने बताया कि कॉम्प्लेक्स है, उसमें जटिलता है, उसमें मल्टी डायमेंशनैलिटी है, आयामी है और समय साध्य है, काफ़ी टाइम टेकिंग है। तो कोई ना कोई ऐसा सपोर्ट सिस्टम तो चाहिए जिसके द्वारा आप तैयारी को थोड़ा सहज और सरल बना सकते हैं। अकेले एकला चलो वाला जो रास्ता है, कई बार वो थोड़ा दुष्कर रास्ता है, क्योंकि जो ये रास्ता है ना, मतलब लर्न बाई कमिटिंग मिस्टेक्स एंड रेमेडिंग दोज मिस्टेक्स, गलती करो, सुधारो, आगे बढ़ो, फिर नई तरह गलतियां करो, फिर आगे बढ़ो, ये रास्ता थोड़ा लंबा हो जाता है। तो इसलिए कई बार दूसरी गलतियों से सीखना बहुत जरूरी हो जाता है। तो मुझे लगता है कि ये सपोर्ट सिस्टम तो चाहिए। अब सपोर्ट सिस्टम कैसा हो, मेंटोर कैसा हो, जिससे कि हम कहें कि हमारी तैयारी में वो एक पॉजिटिव कैटलिस्ट की तरह से रोल प्ले कर पाए। आज की तारीख में हमारे आसपास पूरा एक कॉमर्शलाइज्ड इकोसिस्टम डेवलप हो चुका है, बहुत तरह की कोचिंग्स, बहुत ज़्यादा बड़े लेवल प्रचार। अभी मैं आज ही देख रहा था, एक बड़ा नामी गिरामी कोचिंग है, कि अगर आप 1 जून, 2 जून, 3 जून, 4 जून के दिन एडमिशन लेते हैं तो आपकी फीस में कुछ बहुत बड़े लेवल पे कटौती है, कि इतनी
जो नॉर्मल फीस होती है उस कोचिंग की, उससे 50% पे इन 4 दिनों में एडमिशन लिया जा सकता है। मतलब कोचिंग की पूरे सिस्टम को उस तरह से बेचना, जैसे बड़े बड़े ये जो क्या बोलते हैं उसको, जो मल्टी सॉरी जहाँ जो शॉप्स होती हैं जहाँ पे सब सामान बिक रहा होता है, आलू प्याज की तरह से बेचने वाला सिस्टम वैसा डेवलप हो चुका है कि मतलब आप इन 4 दिनों में अगर कहेंगे तो सेल, महासेल, इस टाइप के वर्ड्स कोचिंग में इस्तेमाल होने लग गए हैं। तो हमारे आसपास कॉमर्शलाइज्ड इकोसिस्टम ऐसा बन गया है कि ये समझ पाना कि वाकई ये हमारे लिए एक सही सपोर्ट सिस्टम है कि नहीं है, ये एक सामान्य अभ्यर्थी के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। मुझे लगता है कि 3 4 5 ऐसे यार्डस्टिक्स हैं, ऐसे मापदंड हैं जिसके द्वारा हमको ये निर्धारण करना चाहिए कि आखिर हमको कौन सा सपोर्ट सिस्टम लेना चाहिए। एक तो ये है कि अल्टीमेटली फैकल्टी कैसी है, मतलब हमको उस कोचिंग संस्थान की बिल्डिंग कैसी है, उसमें इंफ्रा कैसा है, वहाँ फ्रंट ऑफिस में किस तरह चमकदार रिसेप्शनिस्ट और वो सब बैठे हुए हैं लोग, इन सब के बजाय इसकी मांग करनी चाहिए कि भाई हमको पढ़ाएगा कौन, उसका अनुभव, उस फैकल्टी का अनुभव क्या है। एक ये चीज़ सबसे महत्वपूर्ण है कि उस फैकल्टी के बारे में जांच पड़ताल करना कि उसका सिविल सर्विस का अनुभव और उस विषय को, जिस विषय को पढ़ा रहा है उसका अनुभव, पढ़ाने का अनुभव, वो सब कितना है। दूसरा देखना चाहिए किसी विषय को आखिर कितने लेक्चर्स में पढ़ाया जाएगा। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर हिस्ट्री की बात करें, अब हिस्ट्री में एक एंशिएंट हिस्ट्री पोर्शन है, ये बड़े नामी गिरामी दिल्ली वाले संस्थान लखनऊ में भी जो है वो एंशिएंट हिस्ट्री को कुछ 15 18 20 लेक्चर में कवर करते हैं, 2 2 घंटे के 18 लेक्चर्स 20 लेक्चर्स में। अब लगभग यूपीएससी के प्री परीक्षा में 8 से 10 क्वेश्चन, 100 में से जीएस पेपर 1 में 8 से 10 क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। अगर 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जिसमें 45-50 क्वेश्चन ला करके क्वेश्चन सही करके आपका प्री निकल जा रहा है, तो इसका मतलब ठीक ठाक बड़ी वेटेज है। अगर आपको केवल 15-18 लेक्चर उस विषय में पढ़ाए जाएं तो बहुत कम संभावना है कि आप उन 8-10 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन भी सही कर पाएंगे। उस पोर्शन को, जिस पोर्शन में की वेटेज ज़्यादा है, उसको अगर लेक्चर्स देने हैं तो हमको उसी हिसाब से प्रोपोर्शनेट शेयर देना चाहिए। अगर कोई ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं प्री या मेंस दोनों मिला करके, तो हमको उसकी ठीक ठाक तरह से उसकी वेटेज रखनी चाहिए लेक्चर्स में, ये भी देखना चाहिए। इसके अलावा ये देखना चाहिए कितना पर्सनलाइज्ड अटेंशन मिल सकता है किसी भी कोचिंग संस्थान में, किसी भी सपोर्ट सिस्टम में। अल्टीमेटली आपको ये देखना है कि सामने वाला व्यक्ति क्या वाकई इतना कैपेबल और इतना एक्सपीरियंस्ड है कि हमारे जो डाउट्स हैं, हमारे दिमाग में जो डिलेमास हैं, उनको वो एड्रेस कर देगा, उनका उनका सही सही या वो उपलब्ध है कि नहीं। हाँ, या उपलब्ध है कि नहीं है, और कितना अच्छी तरह से वो हमको इन सब चीज़ों को समझा बता सकता है। तो पर्सनलाइज अटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोई बंदा बहुत काबिल है मगर वो आपके लिए उपलब्ध ही नहीं है, तो उसकी काबिलियत कोई मतलब नहीं है। थोड़ा कम काबिल है मगर आपके लिए अच्छी तरह से उपलब्ध है, आपके डाउट्स को क्लियर कर सकता है, तो वो भी बहुत जरूरी चीज़ है। इसके अलावा एक चीज़ और है कि ये जो बड़े बड़े संस्थान हैं, ये जो प्राइमरी सोर्सेज हैं तैयारी के, जैसे एनसीईआरटी बुक्स अपने आप में प्राइमरी सोर्स है, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, इंडिया ईयरबुक, इकोनॉमिक सर्वे, योजना, कुरुक्षेत्र मैगजीन, बहुत तरह के ऐसे प्राइमरी सोर्सेज हैं। क्या उन प्राइमरी सोर्सेज को पढ़ने के लिए उसकी वकालत करते हैं या डिस्करेज करते हैं? कई बार ऐसा कहते हैं कि भाई आप एनसीईआरटी ना पढ़ो, एनसीईआरटी के बजाय हमने कुंजी बना दी है, हमने एनसीईआरटी से कुछ पॉइंट्स निकाल के उपलब्ध करा दिए हैं, आप वो हमारी हमारी बुक्स पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर इस तरह की सलाह दे रहा है कोई कोचिंग वाला, तो वो आपके लिए नुकसानदायक है, बड़ा घातक है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि यूपीएससी का पेपर सेट करने का तरीका, यूपीएससी का ओवरऑल प्रिपरेशन का जो स्टाइल है, उसमें प्राइमरी सोर्सेज की बहुत बड़ी भूमिका है, प्राथमिक स्रोत। तो किसी भी संस्थान, किसी भी सपोर्ट सिस्टम में आपको ये भी देखना चाहिए कि वो प्राथमिक स्रोतों से हमारे उसमें हमारे इंटरेस्ट को बनाने के मामले में, या उनको पढ़ने के लिए जो फैसिलिटेट करने वाला मामला है कि उन किताबों जो प्राथमिक स्रोत हैं उनमें कितनी अच्छी तरह से हमारी मदद कर पा रहे हैं वो संस्थान। तो ये 4-5 चीजें हैं। और एक और चीज कि क्या वो सपोर्ट सिस्टम जो भी है वो एक सेशन के लिए उपलब्ध है केवल 5-6-8 महीना, 10 महीना, साल भर के लिए, या वो जब तक आप तैयारी में है तब तक के लिए उपलब्ध है। एक बार फीस देने के बाद जब तक आप तैयारी में है, जब तक सफल नहीं हो पा रहे हैं, तब तक के लिए अगर वो आपको सपोर्ट सिस्टम मिला हुआ है तो वो ज़्यादा सही है, बजाय इसके कि एक पर्टिकुलर ये जो आजकल कॉमर्शलाइज सिस्टम का जो एक असेंबली लाइन प्रोडक्शन सिस्टम है कि एक बैच आया, उसको उन्होंने 8-10 महीने उस पर काम किया, उसके बाद उस बैच को हटा दिया, फिर नया बैच आया। इस तरह का अगर सिस्टम है तो आपके लिए शायद बहुत फायदेमंद नहीं, क्योंकि तैयारी में शुरू से लेकर अंत तक, जब तक आप सफल नहीं हो जाते हैं तब तक किसी न किसी तरह के सपोर्ट, किसी न किसी की तरह की मेंटरिंग उसकी जरूरत है। तो आपको एक कॉन्टिन्यूअस सपोर्ट सिस्टम मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है, ये सब भी देखना चाहिए। तो केवल नाम नहीं देखना चाहिए, काम देखना चाहिए। हमको लग रहा है नामदार कोचिंग के बजाय कामदार कोचिंग चुनने की तरफ आगे जाना चाहिए।
फैकल्टी कितनी इंपॉर्टेंट है, फैकल्टी वहाँ पे वो लगातार टिकी रहेगी नहीं टिकी रहेगी। ऐसा तो नहीं हुआ कि आपने किसी टीचर से पढ़ना शुरू किया, उन्होंने अच्छी तरह से आपको समझाना बताना शुरू किया, एक फ्रीक्वेंसी डेवलप हो गई, तो फिर पता चला उन टीचर का ट्रांसफ़र हो गया, या उन्होंने उनको फायर कर दिया गया, या फिर वो उन्होंने छोड़ दिया, कुछ और चले गए। तो कई बार मुझे लगता है इन सब चीज़ों को भी देखना चाहिए। कोचिंग की केवल इंफ्रास्ट्रक्चर और उसका कितना ज़्यादा होर्डिंग बैनर्स लगे हुए हैं, उसका प्रचार कितना है, कितना सेलिब्रिटीज़ उसको चला रहे हैं, उनके नाम के साथ जुड़े हुए हैं, ये सब केवल नहीं देखना चाहिए। एक इसी से जुड़ा और भी सवाल हमारे मन में आ रहा है कि सामान्यतः अपने लखनऊ से हम बाहर भी निकले तो बहुत सारे लोग जगह जगह पर कोचिंग चला रहे होंगे, बिल्कुल। और वो सभी लोग शायद कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने यूपीएससी की तैयारी की होगी, किन्हीं कारणों से सफलता नहीं मिल पाई होगी, बिल्कुल। या और भी विशेष प्रकार के अनुभव रखते हुए चला रहे होंगे। हम्म। ऐसी स्थिति में जो गिने चुने नाम आते हैं सामने, हम्म। कि बच्चे को जो है अगर पढ़ना होता तो उसको फिट होता पहले से उसको, कि जो हम्म। है एक नाम चल रहा है कि अगर सफलता है तो मुखर्जी नगर में, हम्म। या सफलता है तो दिल्ली में, हम्म। या सफलता है तो इसी कोचिंग में है। हम्म। तो क्या वहाँ केवल सफलता ही है, असफलता है ही नहीं? हाँ, या बिल्कुल। जी, या तैयारी लाखों लोग कर रहे हैं, जो सफलता है वो तो कुछ ही लोग आते हैं लिस्ट हम्म। में। हम्म। ऐसा तो है नहीं कि जो हम्म। गया वो सफल हो गया। बिल्कुल। तो अगर सफलता और असफलता का देखेंगे तो परसेंटेज में जब देखेंगे तो निकल के कुछ और ही आएगा। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में ये भी एक बड़ा सवाल है कि उसमें क्या करना चाहिए अभ्यर्थी को, किस तरह से सोचना चाहिए कि ये सिर्फ क्या बड़े लोग ही सफलता दिला पाएंगे, हम्म। जो आज जो है, या जो अन्य लोग हो गए हैं उनको अनुभव नहीं है, हम्म। या क्या कारण हो सकता है? हाँ, बिल्कुल, आप एकदम बहुत वैलिड क्वेश्चन उठाया आपने कि भाई बहुत बड़े-बड़े नाम हैं, उनके पास बहुत ज़बरदस्त रिसोर्सेज़ हैं, उनका ज़बरदस्त प्रचार तंत्र पूरा उस पर प्रचार तंत्र पे कब्ज़ा है उनका। हम्म, तो एक सामान्य वही है, मतलब एक सामान्य अभ्यर्थी या उसके पेरेंट्स के दिमाग में वही सब बड़े नाम रहते हैं। हम्म, उनको लगता है शायद उन बड़े नामों के द्वारा ही आईएएस, पीएएस बना जा सकता है। तो मेरा इसमें मानना है कि अल्टीमेटली जो ये पूरा इकोसिस्टम है कॉमर्शलाइज्ड कोचिंग्स का, उसमें पूरा खेल प्रचार का है। हम्म, और कई बार उसमें सक्सेस रेट वाली जो बात होती है कि भाई इतना लाख लड़का, इतना हजार लड़का अगर आपके यहाँ पढ़ रहा है, तो अल्टीमेटली सफलता कितने लोगों को मिली। हम्म, अगर आप सक्सेस रेट के पैमाने पे देखेंगे हम्म, तो इन कोचिंग्स का कोई जो बड़े नाम वाली कोचिंग उनका बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। हम्म, मगर चूंकि इनके पास संसाधन है, तो प्रचार के अलग अलग साधन जो हैं उन पे उनका उनका नियंत्रण है, उन पे कहीं ना कहीं वो प्रचार दे सकते हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मेरे एक पुराने स्टूडेंट ने बोली कई बार कि सर, ये दिल्ली में जब बच्चा तैयारी के लिए जाता है तो पहली बार ये बड़े 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 नाम जो हैं, 5 8 10 नाम जो वहाँ पर हैं, उनमें से किसी न किसी कोचिंग में एडमिशन लेता है। 2 3 4 महीने बाद उसको थोड़ा डिसइल्यूजनमेंट होता है, उसका भ्रम टूटता है हम्म। कि यार ये तो बहुत बड़ा नाम था, मगर यहाँ तो यार टीचर ऐसे सामान्य टीचर पढ़ा रहे हैं। ज्ञान प्राप्ति हो जाती है। बहुत बड़ी भीड़ है वहाँ पर, 5 6 सौ की भीड़ है। हम्म, ऊपर के आगे की 4 5 रो में अगर बैठना है तो आधा घंटा पहले लाइन लगानी पड़ रही है। हम्म, और इस सब के बाद उसको लग रहा है कि यार यहाँ तो अल्टीमेटली केवल नोट्स दिए जा रहे हैं, समझाने वाला कोई एक 1 to 1 इंटरेक्शन वाला वो संभव ही नहीं है। एक मतलब एक अच्छी क्लास 35 40 स्टूडेंट्स मैक्सिमम, हम्म, उसी के द्वारा एक संवाद हो सकता है, टीचर टॉट के बीच में एक रिलेशन डेवलप हो सकता है, तो उसकी संभावना नहीं रहती है। तो उसको 2 3 महीने बाद ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि यार ये जगह वो तो नहीं है जिसके थ्रू हम आईएएस बनेंगे। तो पहली बार वो बड़े नाम वाली कोचिंग ढूंढता है, और वहाँ 2 2.5 लाख रुपए 3 लाख रुपए फीस दे करके वहाँ पर ज्ञान प्राप्त करता है कि एक अच्छी कोचिंग क्या होती है। हम्म, फिर वो दूसरे बार कोई छोटी सामान्य सी 100 50 बच्चा जहाँ पढ़ रहा होता है, जहाँ 1 to 1 इंटरेक्शन पॉसिबल हो, जहाँ एक प्रॉपर पर्सनलाइज्ड अटेंशन संभव हो, ऐसे मेंटोर को, ऐसे टीचर को, ऐसे कोचिंग को पकड़ता है, और वहाँ पर अपना साल 2 साल 3 साल मेहनत करता है। वहाँ का पूरा सिस्टम भी उसके साथ लग के मेहनत करता है, और फिर उसको सफलता मिलती है। जब सफलता मिलती है तो फिर अजीब सा पैराडॉक्सिकल है मामला कि सफलता में एक बड़ा हिस्सा उस छोटी कोचिंग का रहता है, जिसने उसके साथ लग करके 1 to 1 इंटरेक्शन किया, उसको मार्गदर्शन किया और उसकी सफलता में बहुत सक्रिय भूमिका बेस तैयार निभाई। किया। हाँ, बेस तैयार किया, उसकी उसकी सफलता में भूमिका निभाई। वो उसका श्रेय नहीं पा पाता है। हम्म, श्रेय वही कोचिंग बड़ी वाली हम्म, जिसने जहाँ पहले एडमिशन लिया होता है, क्योंकि वही बड़ा हिंदू अखबार या दूसरे प्रचार के साधनों में वहां पर वो उसकी फोटो निकाल पाता है कि हाँ, ये हमारा सफल बंदा है। मार्केट में ये मैसेज जाता है कि ये सफल बंदा जो है बड़ी कोचिंग का है। इस तरह करके उनके पास फिर और भीड़ जाती है, तो एक विशेष साइकिल, एक दुष्चक्र
कि जहाँ जिसके पास भीड़ है उसके पास संसाधन है तो बड़ा प्रचार है, बड़ा प्रचार है तो ज़्यादा लोग वहाँ उसकी तरफ खींचे चले जाएंगे। इस तरह करके एक पूरा सिस्टम डेवलप हो जाता है। वो छोटा तंत्र, छोटा कोचिंग, छोटा सपोर्ट सिस्टम, वो ऐसा मेंटोर जो शायद वाकई किसी के साथ लगा हुआ है, मेहनत कर रहा है, उसको न रिकग्निशन मिल पाती है, ना उसको श्रेय मिल पाता है, और ना ही उसके पास इतने संसाधन आ पाते हैं कि वो थोड़े स्तर पे भी अपनी बात बता पाए कि देखो हम भी इस फील्ड में हैं, इस मार्केट में हैं और हम भी एक ठीक ठाक काम कर रहे हैं। तो स्थितियाँ बहुत, मतलब मुझे लगता है कि ओवरऑल जो बहुत से क्षेत्रों में है कि एक कॉर्पोरेट सिस्टम, एक कॉर्पोरेट कल्चर डेवलप हो चुका है, एक हाईली कॉमर्शलाइज सिस्टम डेवलप हो चुका है। वैसा ही सिस्टम इस कोचिंग सिस्टम में भी है। अब तो इन्वेस्टर आ गए हैं, अलग अलग इन्वेस्टर वाला मॉडल आ गया है कि अब तो फैकल्टी ओन्ड सिस्टम के बजाय इन्वेस्टर ओन्ड सिस्टम चल पड़ा है। अब आप देखेंगे तो बहुत सी कोचिंग्स ऐसी हैं जहाँ पे बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इन्वेस्टर्स लगे हुए हैं। मतलब आज से 5, 8, 10, 15 साल पहले तक क्या था, कम से कम फैकल्टी जो थी वही ओन करती थी सिस्टम को। अब फैकल्टी किनारे हो गई है, अब इन्वेस्टर ओन कर रहा है सिस्टम को। तो एक पैराडाइम शिफ्ट टाइप, एक बहुत बड़ा एक युगांतरकारी परिवर्तन जैसा दिख रहा है। और बड़ा मुश्किल है एक सामान्य बच्चे के लिए, उसके उसके पेरेंट्स के लिए ये हिसाब लगा पाना कि हमारे बच्चे का भविष्य कहाँ पर उज्जवल बन सकता है, कहाँ पर उसको सही मेंटरिंग मिल सकती है, कहाँ पर उसको एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम मिल सकता है। तो ये मुश्किल तो है, मगर मुझे लगता है कि इसमें एक ऐसी क्षीर नीर विवेक कैंडिडेट को होना चाहिए, उसके पेरेंट्स के पास होना चाहिए कि वो समझ पाए कि हाँ, बगुला की तरह से कुछ ऐसा कुछ हिसाब लगा पाए कि भाई उसके लिए क्या ठीक है, उसको चकाचौंध के अच्छी बारे बात, में फंसने के बजाय। आपने जो एक अच्छी बात बताई है कि हम्म, तैयारी कोई भी हो, जो बच्चा कर रहा है, कहीं ना कहीं एक बात होती है कि अगर हमारा डायरेक्ट इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन संभव है, हम्म, और वो भी मेंटोर अधिक से अधिक, बिल्कुल। तो हमें लगता है कि वहाँ पर बेस अच्छा तैयार हो हम्म, सकता है। लेकिन अगर हम ये सोचेंगे कि अ, एक नाम है और हम्म, उस नाम के सहारे हम वहाँ पहुँच जाएं और हमको लगता है कि हम निकल जाएंगे, तो मुझे भी शायद संभव नहीं लगता। क्योंकि अगर ऐसा ही होता तो हम लोग घर में रोज अमिताभ बच्चन को जो है देखते रहे हैं शुरुआत से, और शायद हम भी अमिताभ बच्चन होते। हम्म, इसके लिए वो जो बेस है तैयारी का, उसको करना ही पड़ेगा। हम्म, ठीक बात है। तो अब हमारा आपने आज समय दिया, बहुत अच्छी अच्छी बातें इसमें बताई आपने, कैसे तैयारी कर सकते हैं, हम्म, किस तरीके से माने कि सोचना चाहिए, किन किन पैमानों पर जो है जा कर के जो है किसी को विचार करना चाहिए। ज़रूरी ये नहीं कि कोई भी चीज़ लोकप्रिय है तो वो सही ही है, या कोई चीज़ सही है तो बहुत लोकप्रिय हो। ये बिल्कुल। तो उसी को समझना पड़ेगा जो इसकी तैयारी कर रहा है। और आखिरी बात, अगर कुछ आप अपना हमारे चैनल के माध्यम से कहना चाहते हाँ, मतलब मैं चूंकि 20 वर्षों से एक प्रयत्न आईएएस संस्था चला रहा हूँ लखनऊ में ही। तो मैं चाहूँगा कि ऐसे बच्चे जिनको लगता है कि एक बार एग्ज़ाम की समझ बनाने की कोशिश की जाए, आखिर है क्या? ऐसे बच्चे, और उनको लगता है कि अगर आर्थिक रूप से थोड़ा-सा संपन्न नहीं है, ऐसी स्थिति में नहीं है कि शायद वो बहुत कॉमर्शलाइज़्ड बड़ी नाम वाली कोचिंग्स अफ़ोर्ड कर पाएँ यहाँ या दिल्ली जा कर के, तो उनको एक बार मिलना चाहिए, एक बार एक संवाद करना चाहिए। और उनके दिमाग में जितने तरह के प्रश्न हैं तैयारी को लेकर के, जितने तरह के प्रश्न हों, उनको लेकर के एक बार मेरी जो राय है, मेरा जो समझ है, उसको साझा करना चाहिए। अगर उनको लगता है कि नहीं, हमको एक बार आपके साथ कोचिंग में, आपके सपोर्ट सिस्टम में रह करके तैयारी करना है, तो बिल्कुल बेझिझक आ सकते हैं। मैं कई बार 2, 3, 4 क्लास, 5 क्लास बिल्कुल बिना किसी रजिस्ट्रेशन, बिना किसी फीस के डेमो के तौर पे प्रोवाइड करता हूँ। उसके बाद भी अगर लगता है कि बच्चा थोड़ा आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, तो उसके साथ जितनी जितनी मैक्सिमम रियायत बरत सकते हैं हम अपनी परिस्थितियों को देख देख करके, उस तरह से बरत सकते हैं, तो आ करके आराम से मिल सकता है कोई भी व्यक्ति। और एग्ज़ाम को लेकर के जो मेरी लगभग तैयारी करते कराते जो 25 साल की समझ है, उसको लेकर के किसी भी तरह का विमर्श, किसी तरह का विचार साझा करना चाहता है, तो उसके लिए मुझे, मतलब वो मुझे खुशी होगी कि आप अगर आते हैं, आप या आपके पेरेंट्स, तो मैं उनके साथ एक अच्छा संवाद करने के लिए तत्पर रहूँगा। धन्यवाद। हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि आज अनमोल जी से हम लोगों ने यूपीएससी हमारा आज का जो टॉपिक रहा,
और ख़ास करके जो बच्चे नीट, जेईई अन्य जगहों पर एक चलन सा चल गया है, लोगों के दिमाग में है कि किसी का बस चले तो वो किसी अपने रिक्शा वाला भी हो या कोई गरीब से गरीब व्यक्ति होता है जो, वो भी कहीं न कहीं उसके दिमाग में चलता या डॉक्टर या इंजीनियर है। ये बातों-बातों में एक लोग कह देते हैं कि हाँ, डॉक्टर बनाएँगे, इंजीनियर बनाएँगे। ये आपसे आज बात करके ये पता चला कि कोई भी व्यक्ति अगर वो वास्तव में उसके अंदर कैलिबर है, एलिजिबिलिटी है और एबिलिटी है, तो वो बने, वो बनना उसे चाहिए ही। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो कहीं न कहीं क्लियर नहीं है कि क्या हम इसे कर पाएँगे या हम यहाँ पर जा पाएँगे या उनके अंदर उतनी एबिलिटी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आपका जो यहाँ पर कहना है वो ये है कि ऐसी स्थिति में आपको एक बार यूपीएससी की तरफ जाना चाहिए और यूपीएससी की तरफ सिर्फ़ इसलिए नहीं जाना चाहिए कि आप यूपीएससी क्वालीफाई ही कर ले जाएँ। आपका कहना है कि ये विन-विन गेम है, जहाँ पर आप एक बार जब तैयारी करते हैं, तो आपका जो सोच का, समझ का, निर्णय लेने का, जो हमारे व्यक्तित्व विकास का दायरा है, वो इतना विशाल हो जाता है कि उसके बाद में अगर आप ज़िंदगी में किसी भी चीज़ को छू लेंगे, किसी भी रास्ते पे जाना चाहेंगे, उस रास्ते पे आप बड़ा ही कार्य करेंगे, एक योद्धा बन के ही निकलेंगे। आज आपने समझाया और बताया। आशा करते हैं कि आगे हम आपसे इसी तरीके से फिर से मिलते रहेंगे और आपके अनुभव हमें अपने कार्यक्रम मैंने अनुभव से सीखा में मिलते रहेंगे। बहुत-बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।